नमस्कार साथियों, मैं हूं अमित सिंह। जीएसएम कॉलेज बेबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज मैं पुनः उपस्थित हूं आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शिक्षण की मूल विशेषताएं, अर्थात बेसिक फीचर्स ऑफ टीचिंग। देखिए, हम शिक्षण करते हैं, हम कक्षा में पहुंचते हैं, तो शिक्षण की कौन कौन सी मूल विशेषताएं होती हैं, कौन कौन से बेसिक फीचर्स होते हैं, तो आज के वीडियो में हम शिक्षण की मूल विशेषताओं के संबंध में बात करेंगे। तो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, शिक्षण की प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षण के माहौल को। जब भी हम कक्ष में जाते हैं और जब भी कोई टॉपिक पढ़ाना होता है, तो हम डायरेक्टली सीधा किसी टॉपिक पे नहीं पहुंचते। सबसे पहले हमें अवधारणा का निर्माण करना होता है, हमें एक माहौल का निर्माण करना होता है, एक स्टार्टअप देना होता है। उसके पश्चात ही हम अपने टॉपिक को, अपने जो भी हम प्रकरण पढ़ाने जा रहे हैं उस प्रकरण को प्रारंभ कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें आवश्यकता पड़ती है कक्षा में चर्चा की, क्योंकि जब तक कक्षा में चर्चा नहीं होगी तब तक हम अपने टॉपिक को स्टार्टअप नहीं दे पाएंगे, अपने टॉपिक को पढ़ा नहीं पाएंगे, अपने प्रकरण को पढ़ा नहीं पाएंगे। तब तक हम उस अवधारणा का निर्माण नहीं कर पाएंगे, उस माहौल का निर्माण नहीं कर पाएंगे जिसमें छात्र हमारे प्रकरण को जिज्ञासावश सीख सकें। क्योंकि जब तक छात्रों के मन में किसी टॉपिक के प्रति, किसी प्रकरण के प्रति जिज्ञासा नहीं होगी, जानने की इच्छा नहीं होगी, तब तक छात्र बेहतर तरीके से किसी भी टॉपिक का अध्ययन नहीं कर सकते, उसे नहीं पढ़ सकते, वो आपकी कक्षा में रुचि नहीं लेंगे। इसके लिए सबसे आवश्यक है कि आप ऐसी कौन सी शिक्षण विधियाँ हैं, ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जिनका प्रयोग करते हुए आप अपने टॉपिक को स्टार्टअप कर सकते हैं, अपनी कक्षा के माहौल को बहुत ही सीखने के लिए अच्छी तरीके से उपयोगी बना सकते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले उस स्टार्टअप की, उस अवधारणा के निर्माण की, उस प्रकरण को पढ़ाने से पूर्व जो माहौल बनाया जाता है वो हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अध्यापन की सर्वोत्तम प्रणाली चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना है। जब भी हम किसी टॉपिक को पढ़ाना प्रारंभ करते हैं तो उसका प्रारंभ सबसे पहले हमें व्यक्तिगत जीवन यानी व्यवहारिक जीवन से जोड़कर किसी चर्चा के माध्यम से करना चाहिए। हमें जाते ही जाते सीधे अपने प्रकरण को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। अगर हम सीधे तौर पर अपने प्रकरण को प्रारंभ करेंगे तो छात्र उसे समझ नहीं पाएंगे, छात्र उसमें रुचि नहीं लेंगे और छात्र उसे सीख भी नहीं पाएंगे। तो किसी भी टॉपिक को स्टार्टअप करने से पूर्व हमें अध्यापन की सर्वोत्तम प्रणाली यानी चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना है। सबसे पहले हमें कक्षा में चर्चा करना है। चर्चा शिक्षण की एक बहुउपयोगी विधि है। हम चर्चा विधि की बात करें, हम आदान प्रदान की बात करें, हम आपसी बातचीत की बात करें, चर्चा की बात करें, तो चर्चा जो है वो शिक्षण की एक बहुउपयोगी विधि है। ये अत्यंत उपयोगी विधि है जब शिक्षक छात्रों के सहयोग से किसी जटिल समस्या के समाधान तक। देखिए, यहाँ पर अकेले शिक्षक को नहीं बोलना है। अगर शिक्षक अकेला बोलेगा तो यहाँ पर व्याख्यान विधि हो जाएगी। तो हम यहाँ पर व्याख्यान विधि की बात न करते हुए यहाँ पर हम चर्चा विधि की बात कर रहे हैं। और चर्चा विधि जहाँ भी होती है वहाँ पर पारस्परिक आदान प्रदान होता है, वहाँ पर छात्र और शिक्षक दोनों ही सक्रिय रहते हैं, दोनों ही के विचारों का आदान प्रदान होता है और तर्क भी होता है। जो छात्र होते हैं वो तर्क के माध्यम से प्रश्न करते हैं और शिक्षक को उनके प्रश्नों को अपने उत्तरों के माध्यम से संतुष्ट करना होता है। जब छात्र शिक्षक के उत्तर के द्वारा संतुष्ट हो जाता है तभी उसकी जिज्ञासा प्रारंभ होती है, उसे जानने की इच्छा होती है, तभी वो आपके टॉपिक में जिज्ञासा बस आपके टॉपिक को जानने की इच्छा रखेगा, आपके टॉपिक को, आपके शिक्षण प्रक्रिया को गंभीरतापूर्वक सुनेगा, आपको पढ़ने की इच्छा करेगा, आपको सीखने की इच्छा करेगा, आपको जानने की इच्छा करेगा। और अब अगर आप चर्चा नहीं करते, अगर उसकी तर्क शक्तियाँ के माध्यम से तर्क नहीं होता, अगर स्टार्टअप नहीं मिलता, अगर चर्चा नहीं होती, डायरेक्टली आप टॉपिक पे पहुंचते हैं, तो जो छात्र है वो बोर हो जाएगा, वो आपकी शिक्षण प्रक्रिया में रुचि नहीं लेगा, और रुचि नहीं लेगा तो वो सीख नहीं पाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जो शिक्षा है, जो शिक्षण है वो बाइपोलर एक्टिविटी है,
द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। द्विध्रुवीय प्रक्रिया में हमने अब आपको बताया था 2 पोल्स होते हैं, एक शिक्षक होता है और दूसरा शिक्षार्थी होता है। शिक्षक छात्र को पढ़ाता है और छात्र शिक्षक से सीखता है। उसके बाद हमने बताया था कि जो शिक्षण प्रक्रिया है वो ट्राइपोलर एक्टिविटी भी है, उसमें शिक्षक है, उसमें शिक्षार्थी और उसमें पाठ्यक्रम है। शिक्षक शिक्षार्थी को सिखाता है और क्या सिखाता है, पाठ्यक्रम के माध्यम से सिखाता है। तो बाइपोलर एक्टिविटीज़ भी है, ट्राइपोलर एक्टिविटीज़ भी है, द्विध्रुवीय प्रक्रिया भी, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया भी है। तो शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षक के द्वारा कक्ष के अंदर छात्र को विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों के माध्यम से जो सिखाने का, जो शिक्षण प्रक्रिया चलाने का प्रयास किया जाता है, जिसके माध्यम से छात्र सीखता है, छात्र जानता है, छात्र अधिगम करता है, ये सभी प्रक्रियाएं शिक्षण प्रक्रिया कहलाती हैं। इनमें हम विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा आवश्यक जो वस्तु होती है, सबसे आवश्यक जो चीज़ होती है, वो होता है किसी भी प्रकरण के संबंध में छात्र को जिज्ञासु करना, अर्थात छात्र अधिगम करे, छात्र सीखे, छात्र जाने। इसके लिए कक्षा में ऐसे माहौल का निर्माण करना, ऐसी अवधारणा का निर्माण करना जिससे छात्र शिक्षण में रुचि रखे और शिक्षक के द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को ध्यानपूर्वक सीखे। हम बात करते हैं शिक्षण की विशेषताओं की, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। सबसे पहली जो शिक्षण की विशेषता है वो दिखाई दे रही है अपेक्षित सूचनाओं का आदान प्रदान। देखिए, जब भी शिक्षण प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है तो इसमें सबसे ज़्यादा आवश्यक ये है कि हमारे प्रकरण से संबंधित जो अपेक्षित सूचनाएं हैं, जो अपेक्षित इन्फॉर्मेशंस हैं, उनका आदान प्रदान किया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी टॉपिक को कक्षा में पढ़ाने गए, आपने पूरे टाइम में, पूरे शिक्षण के समय में आपने इधर उधर की बात की और आपने टॉपिक से रिलेटेड कोई भी बात, कोई भी सूचना छात्र को नहीं दी। अगर आप ऐसा करेंगे तो छात्र आपकी विषय वस्तु में, आपकी शिक्षण प्रक्रिया में रुचि नहीं लेगा और आप उस कक्ष में शिक्षण करने में असहज महसूस करेंगे। तो शिक्षण की सबसे प्रमुख आवश्यकता ये होती है कि अपेक्षित सूचनाओं का आदान प्रदान। आप जिस प्रकरण को पढ़ाने के लिए गए हैं उसकी पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी तैयारी के साथ आप कक्ष में उपस्थित हों और जो भी उससे संबंधित अपेक्षित सूचनाएं हैं, जो भी उससे संबंधित इन्फॉर्मेशंस हैं, उससे संबंधित जो भी जानकारियां हैं, वो आप छात्र को प्रदान करें। छात्र उन्हें जिज्ञासा व सीखेगा, आपसे जानने का प्रयास करेगा और अधिक अध्ययन करने का उसके संबंध में वो प्रयास करेगा। तो अपेक्षित सूचनाओं का आदान प्रदान शिक्षा की प्रक्रिया में बहुत ही आवश्यक है। छात्र आपसे प्रश्न पूछेगा तो आपको उसके प्रश्न का उत्तर बहुत ही सुगमता से देना है, इतने अच्छे तरीके से उसके प्रश्न का उत्तर देना है जो उसकी समझ में आ जाए, जिससे उसे रुचि बढ़े। और आप ऐसा नहीं, छात्र ने प्रश्न पूछा और आपने उसे डांट दिया या आपने उसे इधर उधर की बातें करके टहला दिया, तो छात्र आपके बारे में अच्छा नहीं सोचेगा और आपकी शिक्षण प्रक्रिया में भी वो रुचि नहीं लेगा। तो अपेक्षित सूचनाओं का आदान प्रदान। इसके बाद प्रभावी नियोजन, इफेक्टिव प्लानिंग। देखिए, जब भी आप पढ़ाने के लिए जाते हैं तो एक विशेष योजना बना के, एक प्रभावी योजना बना के आप कक्षा में प्रवेश करें और उसी योजना के तहत आप अपनी जो भी शिक्षण सामग्री है उसका प्रयोग करें। आप उसी के तहत अपनी टीएलएम का प्रयोग करें, आप उसी के तहत आप कक्ष में बच्चे को पढ़ाएं, क्योंकि बच्चे के भी विभिन्न प्रकार के तर्क होते हैं। बच्चा आपसे प्रश्न करेगा, आप प्लानिंग के तहत ही उसे उत्तर दें। आप अगर बिना प्लान के, बिना नियोजन के, बिना किसी योजना के आप अगर किसी भी शिक्षण का कार्य करते हैं, किसी भी कक्ष में आप पहुंचते हैं, तो आप उपहास का पात्र बन सकते हैं, आपका शिक्षण प्रभावी नहीं होगा। तो इसके लिए आवश्यक है, प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक है कि आप अपनी इफेक्टिव प्लानिंग के साथ कक्ष में उपस्थित हों, एक योजना के साथ उपस्थित हों और बहुत ही प्रभावी योजना के साथ उपस्थित हों, जिससे छात्र आपको बहुत अच्छी तरीके से आपका शिक्षण वस्तु को, पाठ्य वस्तु को सीख सके और उसे ग्रहण कर सके। छात्र क्रियाशीलता की उपस्थिति। देखिए, जब भी आप कक्ष में शिक्षण करें, आप जिस समय कक्ष में उपस्थित हो अपने प्रकरण के साथ, तो उस समय सबसे ज़्यादा आवश्यक ये है कि छात्र भी क्रियाशील हों। छात्रों की एक्टिवनेस बहुत आवश्यक है। अगर छात्र कक्ष में निष्क्रिय हैं तो आप कितना भी बेहतर तरीके से पढ़ाएं, छात्र उसे
ज्ञान नहीं कर पाएंगे, छात्र उससे सीख नहीं पाएंगे। तो आप इस प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करें जिससे छात्र लगातार आपकी कक्षा के दौरान सक्रिय बने रहें, आप सीखते रहें। आप विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग कर सकते हैं, आप विभिन्न प्रकार की कहानियों का प्रयोग कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के कथनों का प्रयोग कर सकते हैं छात्रों को सक्रिय करने हेतु। तो ध्यान आपको ये रखना है कि जब भी आप कक्षा के अंदर उपस्थित हों तो छात्रों की क्रियाशीलता बहुत ही आवश्यक है। आप भी छात्रों से प्रश्न कर सकते हैं उन्हें क्रियाशील रखने के लिए, और छात्रों के द्वारा किए गए प्रश्नों का भी आप उत्तर दे सकते हैं। इससे आपकी कक्षा में छात्रों की क्रियाशीलता बनी रहेगी, छात्र बेहतर तरीके से सीखते रहेंगे, और यही शिक्षा की विशेषता भी है। प्रजातांत्रिक आदर्शों के अनुकूल प्रजातांत्रिक आदर्श भी कक्षा कक्ष में बहुत अधिक आवश्यक हैं। यदि आप शिक्षक हैं तो यह अत्यंत आवश्यक है। आप जब भी कक्षा में जाएं तो किसी भी जाति, पाति, देश, काल, भेदभाव आदि से मुक्त होकर कक्षा के अंदर प्रवेश करें। कहीं ऐसा ना हो आप किसी जातिवाद, क्षेत्रवाद से प्रेरित होकर आप कक्ष में किसी दूसरे क्षेत्र, किसी दूसरी जाति, किसी दूसरे पंथ के बारे में आप कुछ कम या अधिक बोले। इससे जो कक्षा का प्रजातांत्रिक माहौल है वो बिगड़ सकता है। तो कक्षा में जब भी आप जाएं तो प्रजातांत्रिक आदर्शों के अनुकूल ही शिक्षण करें। आप ऐसा शिक्षण करें, चाहे वो कक्षा में किसी भी वर्ग का, किसी भी जाति का, किसी भी पंथ का, किसी भी धर्म का, किसी भी क्षेत्र का यदि बालक है तो आपका जो शिक्षण है उसके अनुकूल होना चाहिए। उसके ऊपर आपके शिक्षण का दुष्प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आपको किसी भी जाति, पंथ, भेद आदि से प्रभावित ना होकर आपको बिल्कुल प्रजातांत्रिक तरीके से कक्ष में उपस्थित होना चाहिए। इसके पश्चात सहानुभूति एवं दया पर आधारित, ये अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन कुछ केसेस में हमें इसका पालन करना चाहिए। सहानुभूति एवं दया कक्षा के अंदर रखनी चाहिए। आपको एग्रेसिवनेस, आपको एकदम क्रोध आदि पर कंट्रोल रखना चाहिए। एकदम आपको ज़्यादा क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर छात्र ने कोई गलती भी कर दी है तो आपको सहानुभूति एवं दयापूर्ण व्यवहार उसके साथ करना चाहिए जिससे वो आसानी से सीखता रहे। इसके बाद है निर्देशात्मकता। देखिए, जब भी आप कक्ष में जाते हैं तो आपके अंदर निर्देशन का कौशल होना अत्यंत आवश्यक है। जब तक आपके पास बेहतर गाइडेंस नहीं होगा तब तक आप अपने शिक्षार्थियों को, अपने टीम को अच्छी तरीके से नहीं सिखा सकते। तो जो गाइडेंस का कौशल है, जो निर्देशन का कौशल है, जो परामर्श का कौशल है, आप कक्ष में हैं तो विशिष्ट बालक आपकी कक्षाओं में उपस्थित होंगे, विभिन्न प्रकार की क्षमताओं वाले बालक आपकी कक्षा में उपस्थित होंगे। वो हो सकता है आपकी बात को ना समझ पा रहे हों, आपके शिक्षण प्रक्रिया को ना समझ पा रहे हों, तो आपको आवश्यक है कि आप उनकी काउंसलिंग करें, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें, उनका अध्ययन करें और उनके अनुसार उन्हें निर्देशन प्रदान करें। छात्रों के पूर्व ज्ञान का उपयोग। देखिए, शिक्षण की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये भी है कि छात्रों के पूर्व ज्ञान का उपयोग हमें कक्ष में पहुंचकर करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें यही मूल्यांकन कक्षा में करना चाहिए कि हमारे जो छात्र हैं वो कितना पूर्व ज्ञान रखते हैं, किसके संबंध में कितनी जानकारी उन्हें है। और जब तक हम कक्ष में छात्रों को पूर्व ज्ञान से जोड़कर शिक्षण कार्य नहीं करेंगे तब तक हमारा शिक्षण कार्य प्रभावी नहीं होगा। जब आप उसे पूर्व ज्ञान से जोड़कर पढ़ाने का प्रयास करेंगे तभी वो आपके टॉपिक से, आपके प्रकरण से जुड़ेगा, तभी आप बेहतर स्टार्टअप के साथ अपने टॉपिक को स्टार्ट कर सकते हैं। तभी जब बच्चे को मालूम होगा कि आगरा के अंदर ताजमहल है, तभी वो आगरा के बारे में और कुछ पढ़ेगा, ताजमहल के बारे में और कुछ पढ़ेगा। वो आप ये जानने की कोशिश करो कि ये कहाँ तक जानता है, और जहाँ तक वो जानता है वहीं से प्रारंभ करो जहाँ से वो जानता है। और जब उसे ये पता होगा कि हम यहाँ तक तो जानते हैं, अब आगे की कहानी सर हमें बताएंगे, शिक्षक हमें बताएगा, तभी वो सीखेगा। और जब उसे कुछ पता ही नहीं होगा, पूर्व ज्ञान के अनुसार नहीं पढ़ाएंगे, तो पहले ही सोच लेगा कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है और हम इसके बारे में सीखने का प्रयास भी नहीं करेंगे। तो छात्रों के पूर्व ज्ञान का भी उपयोग करना चाहिए।